360 में अमेरिका के नए सदर की खारिजा पॉलिसी क्या होगी, नवंबर के इंतखाबात पर सबकी नजर। लाहौर सालाना 6 अरब गैलन पानी जमीन से निकाल रहा है, क्या बारिश का पानी जखीरा करने से मदद मिल सकती है? स्कोरिंग करके जो भी अपने क्रिकेट के साथ मैं ज्वाइन हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। और क्रिकेट तो ना खेल सका पर मैचेस का अहम हिस्सा बन गया, कहानी पीसीबी के स्कोरर साजिद उस्मानी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका जैसी ग्लोबल सुपर पावर का अगला लीडर कौन होगा और आलमी सतह के अहम मामलात पर क्या पॉलिसी अपनाएगा, ये वो सवाल हैं जिसमें दिलचस्पी दुनिया भर में पाई जाती है। कहते हैं कि खारजा पॉलिसी एक ऐसा मौजू है जिसमें सदर या पार्टी की तब्दीली भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला पाती। माहिरीन का कहना है कि खारजा पॉलिसी का तसलसल बड़ी हद तक कायम ही रहता है, लेकिन सदर ट्रंप की आमद से काफ़ी कुछ बदला भी। रिवायती हरीफों से राब्ते बढ़े, जबकि इत्तेहादियों के साथ कुछ दूरियां भी पैदा हुई। नवंबर के इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप के हामी उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं जो आगे चलकर दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात करेगा और इत्तेहादियों को भी जवाबदेह ठहराएगा। जबकि साबिक नायब सदर जो बाइडन कहते हैं कि वो इत्तेहादियों के साथ खड़े होंगे, आमिरों के साथ नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के लिए दोनों सदारती उम्मीदवारों का विजन है क्या। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के मौके पर अपनी नामजदगी कबूल करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके हरीफ जो बाइडन एक कमजोर लीडर हैं जो मुल्क को तबाह कर देंगे। Joe Biden spent his entire career. जो बाइडन ने अपना पूरा करियर अमरीकियों के ख्वाब गैर मुल्कियों के हाथ में दिए हैं, जैसे उनकी नौकरियां बैरून मुल्क भेजकर, उनके मुल्क की सरहदें खोलकर और उनके बेटों बेटियों को कभी ना खत्म होने वाली गैर मुल्की जंगों में भेजकर। साबिक नायब सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के मौके पर सदर ट्रंप को एक ऐसे खतरनाक रहनुमा के तौर पर पेश किया जिसने दुनिया में अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाया है। मैं एक ऐसा सदर बनूंगा जो हमारे इत्तेहादियों के साथ खड़ा होगा और हरीफों पर वाजे कर देगा कि आमरों से कुर्बत बढ़ाने के दिन गए। सदर बाइडन की क़यादत में अमेरिका रूस की जानिब से अमेरिकी फौजियों के सरों पर लगाए गए इनाम के मामले से नजरें नहीं फेरेगा। डेमोक्रेट्स का खारजा पॉलिसी प्लेटफॉर्म ना खत्म होने वाली जंगों की मुखालफत और दिफाई बजट कम करने की हिमायत करता है, साथ ही चीन की तजारती हिकमत अमली पर तनकीद भी करता है। रिपब्लिकन्स ने इस साल अपने इंतखाबी एजेंडा में खारजा पॉलिसी पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन कहा है कि सब सदर ट्रंप के विजन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी सदर के खारजा पॉलिसी एजेंडा का दिफा करती है, जिसका मरकजी ख्याल है सबसे पहले अमरीका, वही नारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 की इंतखाबी मुहिम में मुतारिफ कराया था। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने भी कन्वेंशन के दौरान सदर ट्रंप के इस तर्ज सोच की तारीफ की। उसने इन्हें बैरून मुल्क चाहे पसंदीदा नहीं बनाया, लेकिन ये मौसर रहा है। डेमोक्रेट्स के कन्वेंशन में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वज़ीर ख़ारजा रहने वाले कॉलिन पावेल ने कहा कि जो बाइडन अमेरिकी फौजियों का ख्याल रखेंगे। It comes from the experience he shares. इसकी वजह वो तजर्बे हैं जिससे लाखों अमरीकी भी गुजरे। अपने बेटे को जंग पर भी भेजना और दुआ करना कि वो खैरियत से घर वापस आ जाए। सदर ट्रंप ने कन्वेंशन के मौके पर अपनी तकरीर में कोरोना वायरस की वबा, तिजारती ताल्लुकात और नौकरियों के बैरून मुल्क मुंतकिल होने के हवाले से चीन पर खास तवज्जो दी और दावा किया कि अगर जो बाइडन जीत गए तो चीन अमेरिका के साथ मनमानी करेगा। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि किसका मौक़िफ़ ज्यादा सख्त है और कौन चीन की जानिब ज्यादा सख्त होगा। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि चीन से निमटने में ज्यादा मौसर कौन होगा। लेकिन बात सिर्फ चीन को सख्त तकरीरें करके चिढ़ाने की नहीं है, बात है अमेरिकी क़ुव्वत की मदद से अपनी मुसाबकत बढ़ाना, इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करना और सफारतकारी के जरिए इस मुकाबले को तवील मुद्दत में मौसर तौर पर अमेरिकी मफाद में मैनेज करना। अगरचे दोनों उम्मीदवारों का खारजा पॉलिसी के एतबार से विजन खासा मुख्तलिफ है, ये मौजू अमेरिकी वोटरों की तरजीह नहीं। अगर जंग का दौर ना हो तो खारजा पॉलिसी वोटरों की अहम तरीन तरजीहात में से एक नहीं होती। इस वक्त फिक्र को नशत की है, किरदार की है और इस बात की कि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन की इंतजामिया कैसे लीडरशिप मुहैया करेगी। इसके बावजूद इस माह से होने वाले सदारती मुबाहिसों में इस पर सवाल तो जरूर होंगे, खुसूसन इंतखाबी अमल में गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से। पैट्सी वीराकुस्वारा के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफगान जंग का खात्मा, ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमेरिका का किरदार। अमेरिकी खारजा पॉलिसी के ये वो पहलू हैं जो पाकिस्तान के लिए भी अहम है।
مجموعی طور پر تو صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا مرکز ہے امریکہ فرسٹ، جبکہ جو بائیڈن کا ویژن ہے امریکہ کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر پیش کرنا۔ افغانستان کی بات کریں تو صدر ٹرمپ وہاں سے امریکی افواج کا مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ امریکہ طالبان سے امن معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ جو بائیڈن بیشتر فوجیوں کی واپسی چاہتے ہیں اور مشن کا فوکس داعش پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ نے جوہری معاہدہ ختم کر دیا۔ اوباما دور کے اس معاہدے کو سابق نائب صدر جو بائیڈن پھر سے قابل عمل بنانا چاہتے ہیں، مگر صرف تب اگر پہلے ایران جوہری پروگرام محدود کرنے کی شرط پر عمل کرے۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطی میں امریکی فوجی مداخلت پر سوال اٹھاتے آئے ہیں۔ وہ عراق جنگ کے خلاف تھے، مگر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد انہوں نے مشرق وسطی مزید فوجی بھیجے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن موجودہ امریکی پالیسی کے برعکس یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ترک کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے خارجہ پالیسی کے فیصلے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی اندرونی اور بیرونی حکمت عملی بدلنے پر کبھی آمادہ اور کبھی مجبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میانمار کی فوج کے ہاتھوں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی لہر کے آغاز کو اگست میں 3 سال مکمل ہو گئے۔ اس دوران لاکھوں روہنگیا اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ملکوں کی طرف بھاگے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ امریکہ روہنگیا پر ہونے والے ظلم و ستم کو نسل کشی قرار دے، کیونکہ اگر امریکہ اس میں پہل کرتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے۔ 25 اگست 2017 کو میانمار کی فوج نے ریاست راکھائن میں ایک وحشیانہ مہم کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ روہنگیا اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ زیادہ نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کا رخ کیا، جہاں وہ ان لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں میں شامل ہو گئے جو پہلے ہی ظلم و ستم سے بھاگنے کے بعد وہاں موجود تھے۔ اب 3 سال بعد بھی میانمار کی حکومت تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کی بحفاظت وطن واپسی کو ممکن بنانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ امریکہ اور دوسرے ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ میانمار نے روہنگیا کی نسل کا صفایا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک روہنگیا کارکن نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یا یوسرف کے ایک فورم کو بتایا کہ نسل کا صفایا کرنے کی اصطلاح نسل کشی جیسا قانونی وزن نہیں رکھتی۔ ہمیں دنیا کی جانب سے، بین الاقوامی برادریوں سے اور ریاست ہائے متحدہ سے ان جرائم کو ان کا صحیح نام دینے اور سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ہم پھنسے رہیں گے۔ ہم ایک منجھدار میں ہیں اور ہم ایک کمیونٹی کو ان حالات کا مسلسل سامنا کرنے اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی میانمار کی سویلین رہنما آنگ سان سوچی سمیت کئی حکومتی رہنما عالمی عدالت انصاف میں اس فوجی مہم کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی قرار دے کر اس کا دفاع کر چکے ہیں، لیکن عدالت نے میانمار کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کرے اور روہنگیا کا اجتماعی قتل روکے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ روہنگیا کو شہریت سمیت بنیادی حقوق دینے کے لیے میانمار کے رہنماؤں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج برما میں ایک ایسی حکومت ہے جو ان جرائم سے انکار کرتی ہے، ایسی حکومت جو روہنگیا اصطلاح بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی، اور یہ 2020 کی بات ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں روہنگیا مہاجرین کی صورتحال گرمی، ہجوم اور کورونا وائرس کے خطرے کے باعث مزید بگڑ رہی ہے، جبکہ میانمار میں آج بھی اقلیتوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ میانمار کے رہنما ابھی بھی روہنگیا لوگوں کو مٹانے پر تلے ہیں۔ وہ روہنگیا قوم کو تباہ ہیں کہ آج ہماری ریاست میں تقریباً 6 لاکھ بچ جانے والے جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی کھلی فضا کے جیل میں قید سے کم نہیں۔ تون خن نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ نسلی جرائم کو ختم کرنے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ اگر اب امریکہ روہنگیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے۔ سنڈی سین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، مگر امریکہ اندرونی حالات کے اعتبار سے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ سیاہ فاموں پر پولیس تشدد کے واقعات کے باعث ایک سرگرم تحریک جاری ہے، مگر مظاہروں میں تشدد بھی بھڑک اٹھتا ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کا موقف ہے کہ اگر نومبر کے بعد اقتدار مخالف کے ہاتھ میں آیا تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ان کے قائم مقام ہوم لینڈ سیکرٹری چیڈ ولف نے تحمل کی اپیل کی۔
आप पहली तरमीम के हक के तहत मुजाहरा करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को तशवीश होती है जब आप हद पार करके तशद्दुद पर उतर आते हैं। मेरी तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने पर है कि हमारे शहरों से हर तरह का तशद्दुद खत्म किया जाए। डेमोक्रेटिक सेनेटर एमी क्लोबशायर ने सदर ट्रंप की जानिब से उन कोशिशों को मुस्तरद किया जिनके जरिए वो अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को लाकानूनियत के हामी के रंग में पेश करना चाहते हैं। एमी के मुताबिक मौजूदा इंतजामिया के दौर में मुजाहिरों में इजाफा हुआ है। This isn't just happening in one place. ये मुजाहरे एक जगह नहीं बल्कि मुल्क भर में हो रहे हैं। सदर ट्रंप की निगरानी में हमारे सदर व्हाइट हाउस के लॉन पर खड़े होकर अवाम से कहते हैं, अच्छा तो आपको मजीद तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम ट्रंप के अमेरिका में महफूज नहीं। We are not safe in Donald Trump's America. मंगल को सदर ट्रंप रियासत विस्कॉन्सिन के इलाके कनूशा का दौरा करेंगे, जहां जेकब ब्लेक पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। वो मुजाहिरों में होने वाले नुकसान के बारे में मकामी पुलिस से मुलाकात करेंगे। तहम रियासत के डेमोक्रेट गवर्नर टोनी इवर्स ने सदर को ये दौरा न करने का मशवरा देते हुए कहा है कि ऐसा करने से बहाली के काम में रुकावट आ सकती है। अरश अरब असादी के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अहम खबरें और मालूमात के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान और खत्ते की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। चले इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। Teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कराची 90 साला तारीख की शदीद तरीन बारिशों के असरात में घिरा है। शहर के पसमानदा ही नहीं बल्कि सबसे पौश समझे जाने वाले इलाके भी बदहाली की तस्वीर बने नजर आते हैं। हमारे साथी मोहम्मद साकिब ने बताया है कि डिफेंस के रिहायशी इंतजामिया से सवाल कर रहे हैं कि उनके टैक्सों का पैसा उनकी ज़रूरियात पर क्यों खर्च नहीं किया जा रहा, जबकि इंतजामिया का कहना है कि हालात उनकी तवक्को और तैयारी से कहीं ज़्यादा ख़राब हो गए। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते खास तौर पर 27 अगस्त को होने वाली रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार और गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों के असरात अब तक शहर से गए नहीं हैं। शहर के नशेबी इलाके, कच्ची बस्तियां, वो इलाके जो कि नदी नालों के करीब वाक़ हैं और गरीब बस्तियां जो कि मुतासिर तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहर के जो पोश इलाके हैं वो भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके हैं। इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके डिफेंस में और यहाँ पर जगह जगह पर पानी है। यहाँ के रिहायशियों ने हमें बताया कि इनके करोड़ों रुपए का सामान जिसमें फर्नीचर और घर का दीगर सामान है वो मुतासर हो चुका है, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इस सूरत हाल से तंग आकर डिफेंस के रिहायशियों ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि जिन सहूलियात के लिए वो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम जो उनको पे कर रहे हैं, अपना टैक्स अपने हक हलाल की कमाई पे कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट आप 100% नहीं लगा रहे हो तो 70-80% तो लगाओ ना यहाँ पे। इस मरतबा डिफेंस का जो हाल हुआ है, मेरा ख्याल है डिफेंस की 35 से 40 साल तारीख में नहीं हुआ। बदतरीन हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। जो रेंट वाला है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, मतलब आप कमर्शियल एरियाज में जाए तो आपको बेसमेंट के बेसमेंट तबाह है। ये कैसा पोश एरिया है जहाँ पर ये बारिश में, जिसकी वार्निंग बहुत पहले मिल चुकी थी, उसमें सारे के सारे रोड जो हैं वो खुद गए हैं, सारे जो है पानी की वजह से गटर खुल गए हैं
जो ड्रेन वाटर उन्होंने बनाया था वो सारा तबाह हो चुका है, ना उसकी कभी मेंटेनेंस हुई है, ना कभी उसकी सफाई हुई है। घरों में गंदा पानी घुस गया है, टैंकों जो पानी के पीने के टैंक है उसके अंदर पानी चला गया है, बिजली 4-4 दिन से नहीं है। तो लोग जो है ये ऐसा लगता है कि हम किसी कच्ची आबादी में आ गए, बल्कि कच्ची आबादी से भी बुरा हाल है। दूसरी जानिब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि 2007 में जो बारिशें हुई थी वो 24 घंटों में तकरीबन 207 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम डाला गया था। लेकिन 27 अगस्त को जो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं वो महज 12 घंटों में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगरचे सिविल इंतजामिया के साथ यहाँ पर फौज भी सरगर्म अमल है और वो निकासी आप का काम जारी रखे हुए है, लेकिन सूरत हाल पर शहरी इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं। जी, बारिश के पानी को सैलाब का सबब बनने की बजाय शहर की जरूरियात पूरा करने का एक जरिया बनाने की कोशिश में लाहौर की वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी यानी वासा इन दिनों एक नए मंसूबे पर काम कर रही है। वासा के मुताबिक लाहौर में रोजाना 3000 क्यूसेक और सालाना 6 अरब गैलन पानी जमीन से निकाला जाता है, और अगर यही रुझान जारी रहा तो शहर में 25 सालों बाद पानी की किल्लत होगी। इसके हल के लिए वासा अब एक नया तामीर करदा ज़ेरे ज़मीन टैंक इस्तेमाल कर रहा है जो 14 लाख गैलन पानी स्टोर कर सकता है। इस मंसूबे का मकसद बारिश का पानी जमा करके उसे काबिल इस्तेमाल बनाना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में। मॉनसून की बारिशों ने लाहौर का रुख भी कर लिया है। शहर को सैलाब से बचाने के लिए पहली बार एक वसी ज़ेरे ज़मीन टैंक का सहारा लिया जा रहा है। वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी ने बाग़े जिनाह के मुकाम पर 15 फुट गहरा और 14,000 मुरब्बा फीट का वाटर टैंक बनाया है जो 14 लाख गैलन पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। लाहौर की कदीम इलाकों चेयरिंग क्रॉस, मजंग, लॉरेंस रोड और चाइना चौक में बारिश का पानी इसी टैंक में जा रहा है। 100 मिलीमीटर तक इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इन केस अगर बारिश ऐसी आती है जो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, देन हमारे पास एक फैसिलिटी है एडजेसेंट टू दिस टैंक ओपन टैंक मौजूद है। तो 2 लाख गैलन उसकी कैपेसिटी है, 14 लाख इसकी है, 2 लाख उसकी है, टोटल 16 लाख बन जाती है। स्टैंड बाई पंपिंग अरेंजमेंट्स भी रखे हुए हैं। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ नशेबी इलाकों को बारिश के दिनों में डूबने से बचाना नहीं, बल्कि जमा किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाना भी है ताकि ताज़ा पानी बचाया जा सके। हॉर्टिकल्चर के इस्तेमाल में ये पानी आएगा क्योंकि बहुत बड़ा लॉरेंस गार्डन है, 4-5 तो ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो ज़मीन से पानी निकाल के उसको सैराब करते हैं। लेकिन जब ये पानी हमारे पास अवेलेबल होगा 14 लाख गैलन, तो कई हफ्तों तक हमें वो ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ेंगे। प्लस उसमें टैंकर भर के लोग ग्रीन बेल्ट्स को जो सैराब करते हैं मुख्तलिफ महकमा जात, उनको भी ये यहाँ से पानी अवेलेबल होगा। मंसूबे में मजीद 11 नशेबी इलाकों में मरहलावार आबी ज़खायर बनाना शामिल है। इसके लिए 28 किलोमीटर लंबा पाइप बिछाने का काम साल के आखिर में शुरू किया जाएगा जो 14 अरब रुपए की लागत से 2.5 साल में मुकम्मल होगा। लेकिन माहौलियाती इदारे WWF के मुताबिक कंक्रीट का ये जाल बिछाना पानी के ज़खायर को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका नहीं, क्योंकि इससे बारिश का साफ पानी जमीन में जज़ब होकर ताज़ा पानी का हिस्सा नहीं बन पाता। वो पहले ही एक आग था जिसके अंदर वो पानी काफ़ी हद तक उसमें जज़ब भी होता था। रिचार्ज वेल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दूसरे तरीके हैं कि जो ज़्यादा सस्टेनेबल हैं और उनसे हम जो लाहौर का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको हम प्रॉपर्ली रिचार्ज भी कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी की तकसीम में एतदाल लाए बगैर इसके बेदरग इस्तेमाल और ज़िया को रोकना मुमकिन नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी की फराहमी बिजली की तर्ज पर मीटर सिस्टम के जरिए हो ताकि पानी की कदर बरकरार रहे। माहिरीन की नज़र में पानी बचाने के मंसूबों के लिए सिर्फ हुकूमत की तरफ देखना भी दुरुस्त नहीं, इस कोशिश में शहरियों को भी मजीद किरदार अदा करना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज को कहूंगा, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको ये प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। स्कूल्स में आप बच्चों से रेन वाटर सिस्टम्स डिजाइन कराएं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। एक एक्सपर्ट के साथ बच्चे हर किस्म का स्कूल आए, वो अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिजाइन करें और फिर वो बताए जी कि हमने इतना वाटर कलेक्ट किया और हमने इसको अपने स्कूल में ये पानी यूज किया और इतना पानी हमने पाकिस्तान के लिए बचा दिया। पानी की बचत के लिए वासा ने एक और मॉडल के तहत लाहौर के 250 सर्विसेज स्टेशन में रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाए हैं, जहां पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर गाड़ियां धोने की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा मसाजिद में वजू का पानी रिसाइकल करके करीबी बागात को सैराब करने या सड़कों की सफाई के लिए इस्तेमाल में लाने की कोशिश भी की जा रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। और शो के आखिर में आपको दिखाते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने शौक को मुकम्मल तौर पर पूरा ना कर पाए, लेकिन किसी हद तक अपनी तशनगी मिटाने में जरूर कामयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक साजिद उस्मान का कद सिर्फ 4 फुट 7 इंच है। साजिद क्रिकेट तो नहीं खेल सके, लेकिन इस खेल से जुड़े रहने का ख्वाब वो स्कोरर बनकर पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में साजिद उस्मान पीसीबी के ऑफिशियल स्कोरर थे। आइए उनसे मिलते हैं। मेरे कद की वजह से अगर मैं अपने लाइफ में क्रिकेट आगे नहीं खेल सका, लेकिन मैं स्कोरिंग करके जो भी अपने क्रिकेट के साथ मैं ज्वाइन हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। मेरा नाम साजिद उस्मान है, मैं पीसीबी का ऑफिशियल स्कोरर हूँ। शौक मुझे शुरू से था, पहले मैं स्कूल लेवल से मैं खेलता आ रहा था, कॉलेज लेवल से, लेकिन कद की वजह से नहीं हुआ, तो वो शौक मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे अपना पूरा कर रहा हूँ। कुवैत में गया जॉब के सिलसिले में, लेकिन उधर मुझे जॉब का कोई ऐसे कद की वजह से नहीं हुआ। मेरे बड़े भाईजान जाहिद उस्मान, वो वहाँ के कुवैत एम्पायर हैं, एसीसी के एम्पायर हैं। उन्होंने मुझे फिर मैचेस में लेकर आए। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ पे क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, अगर तुम स्कोरिंग करो। फिर वहाँ से मैंने स्कोरिंग की, शुरू से मैंने स्कोरिंग करते हुए मैंने 2007 में मैं पाकिस्तान वापस आया, और यहाँ पे आकर मैंने आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते 2014 में मैं पीसीबी में साकिब इरफान साहब को मिला। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ही उन्होंने मुझे मैचेस वो मुझे दी। प्रॉब्लम हर इंसान को आती है, लेकिन मैंने कभी ये कद की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं सोची। इसके बारे में मैं अपने दिमाग ज़हन में कोई ये ध्यान नहीं देता। जो बेहतर होता है वो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो वो नवाजे। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।